और नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं हूं आप सभी के सामने डीके चौधरी। और आप सभी का स्वागत है आईआर के बैच में। और आज से हमारी पहली क्लास आईआर की शुरू हो जाती है, यानी कि आज से शुरू हो जाएंगी। देखिए, आईआर का इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है आपको काफी दिन से जो है इंतजार भी था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कब स्टार्ट होंगे। तो वो इंतजार की घड़ी जो है वो आपकी आज खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो वॉइस तो मेरी आ रही है ना बिल्कुल ठीक ढंग से? वॉइस तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, आज जो है टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट जो है वो आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे, हालांकि एक आपने मेरी डेमो वीडियो देखी होगी सिलेबस की, तो जिसमें मैंने सिलेबस को भी थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है। और मैं आज की क्लास में ये बताने का प्रयास करूंगा कि आईआर का महत्व क्या है, यानी कि आईआर का हमारे एग्जामिनेशन में क्या योगदान है। ठीक है, राइट। तो पहली बात तो ये बताइए कि आप में से ऐसे कितने नए बच्चे हैं जो मेरी पहली बार क्लास ले रहे हैं, क्योंकि हमने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया है और वो लास्ट क्लास हमारी जो है कल खत्म हुई थी। हालांकि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में औरों के मुकाबले एक महीना इस क्लास में यानी कि ज़्यादा टाइम लिया गया, लेकिन फिर भी आपकी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे ढंग से की गई। और जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी यूपीएससी में टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिकों को लेकर जो है मैंने कंटेंट दिया आप लोगों को क्लास में। उनके क्वेश्चन आंसर भी जो है एक तरीके से उनके करवाएं, और जो टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाए और आंसर राइटिंग नहीं कर पाए, तो वो जो है आंसर राइटिंग आपकी कंटिन्यूअस रहेगी। ओके, मैं भी हूँ सर। ओके, आज पहला दिन है मेरा। ओके, सिलेबस समझा दी। देखो ऐसा है, सुनिए, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो योगदान है, वो कहाँ कहाँ पर है। देखिए, आईआर का अगर हम सिग्निफिकेंस महत्व देखें एग्जामिनेशन में, तो इसके अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके अगर हम महत्व की बात करें, तो आईआर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम देखते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन, अगर हम यूपीएससी में इसको देखें, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, तो प्रीलिम्स में इसकी क्या भूमिका है वो हम देख लेते हैं। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, और उसके बाद अगर हम मेंस में देखें तो मेंस में इसका क्या योगदान है, और फिर अगर हम इंटरव्यू में देखें तो इसका क्या योगदान है। देखिए, जो आप जीएस का जो पेपर होता है, आईएएस में जो प्रीलिम्स का पेपर है, वहां पर आप देखोगे तो लगभग आप ये मान के चलो कि हम ये कह सकते हैं कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, आईआर से आते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे कोई हमारा किसी देश के साथ कोई संधि होती है, कोई समझौता होता है, ठीक है, या हो सकता है कि भू राजनीति से संबंधित कोई जैसे टॉपिक हो सकता है, दो देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्शन का मुद्दा, कोई विवादित मुद्दा हो सकता है। और जो हमारे देश में जो यानी कि कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वहां से भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमेशा जैसे इस बार भी आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ, 2022 का हुआ, 2021 का हुआ, तो आप हमेशा देखोगे कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आईआर के प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स परीक्षा में भी इसकी भूमिका है कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आप जानते हो कि जो जीएस का सेकंड पेपर होता है, तो जीएस का जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में अगर आप देखोगे तो एक सेक्शन तो आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है, यानी कि हिंदी में जैसे अगर हम देखें तो एक सेक्शन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है।
एक सेक्शन आपका, आपने देखा होगा कि गवर्नेंस, और एक सेक्शन आपका जो है यहाँ पर एक सोशल जस्टिस का है, सामाजिक न्याय जिसको हम कहते हैं, और गवर्नेंस को हम शासन कहते हैं, और एक सेक्शन यहाँ पर आईआर का है। तो जीएस का जो सेकंड पेपर मेंस में होता है उसमें 4 सेक्शन यानी कि ये होते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे लगभग ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 120 से लेकर 130 मार्क्स का आता है, 130 मार्क्स का होता है, और लगभग यहाँ पर 10 क्वेश्चन होते हैं। गवर्नेंस में देखें तो लगभग हम देख लेते हैं कि लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं गवर्नेंस से, और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय भी से भी देखें तो लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, और आईआर से देखें तो लगभग यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, और ये चारों क्वेश्चन ये 50 मार्क्स के होते हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो लगभग 120 से 130 क्वेश्चन है, यहाँ पर लगभग 3 क्वेश्चन, कभी कभी सोशल जस्टिस के 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये जो लगभग 3 क्वेश्चन है अगर हम यहाँ पर देखें तो 120 से 50 170 हो गया, तो लगभग 170 और 30 और 50 कितने हो गए, 80। तो आप ये मान के चलो कि ये लगभग 35 से 40 मार्क्स का लगभग ये होता है, और 35 से लगभग 40 मार्क्स का लगभग ये होता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हम जीएस के सेकंड पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका आईआर का पोर्शन है इसमें जीएस के सेकंड पेपर में यहाँ से 4 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के आते हैं, और आपके 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं। इस तरीके से 50 मार्क्स का आता है, और 4 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी इसका काफी योगदान है। अगर आप देखोगे तो मोस्टली इंटरव्यू में जैसे आईआर के क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, और इकोनॉमिक के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हालांकि इतिहास का या ज्योग्राफी का इतना बड़ा योगदान इंटरव्यू में नहीं होता है पूछने के लिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन इन तीनों से ही पूछे जाते हैं। आपका लगभग आपका आईआर हो गया, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, और क्योंकि और इकोनॉमिक्स के मुद्दे हो गए क्योंकि यही सुर्खियों में ज्यादातर रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आईआर की महत्वपूर्ण भूमिका है, आपकी प्रीलिम्स में भी भूमिका है, आपकी मेंस में भी भूमिका है, और देन इसको अगर हम देखें तो इसकी भूमिका जो है आपकी जो है इंटरव्यू में भी इसकी भूमिका होती है। राइट, तो ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसको मतलब इग्नोर मत कीजिएगा। और अगर देखा जाए तो जैसे आईआर की बात करें तो पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो आपका आईआर है, आईआर में जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो एक क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का होगा, इसका क्वेश्चन नंबर जैसे 2 जो है वो भी 10 मार्क्स का होगा, और अरे यार एक क्वेश्चन जो इसका होगा वो आपका जो है 15 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन जो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स का होगा। ये जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये आपको 150 वर्ड्स में इनका आंसर लिखना होता है, और ये जो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये आपको 250 वर्ड्स में आपको लिखना होता है इनका जो आंसर है। ओके, ये लिख ले साथ के साथ ताकि ये समझ में आ जाए। हाँ, टाइमिंग इसकी यही रहेगी। अब देखो इस बैच में मैं आपको क्या देने वाला हूं मैं ये बता दूं। जैसे बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि आप क्या देने वाले, देखिए पहली बात तो जो क्लास टाइमिंग है, अगर आप क्लास टाइमिंग की बात करें तो इसकी जो टाइमिंग है वो 6 से 8 रहेगी, ठीक है। और इसकी क्लास जो है हम लगभग आप ये मान के चलो कि मंडे टू वैसे तो हम फ्राइडे रखेंगे, लेकिन अगर आवश्यकता है
तो हम सैटरडे को भी क्लास इसकी रख सकते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये बैच हिंदी मीडियम का है, यानी कि हिंदी मीडियम में ही आपको इसको पढ़ाया जाएगा। तीसरा ये है कि इसमें आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, और इसका नोट साथ के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा चौथा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें डेली आंसर राइटिंग होगी, डेली आंसर राइटिंग होगी, और 24 घंटे में आपको इसका जो है आंसर राइटिंग करके कॉपी आपको मिल जाएगी। पांचवा पॉइंट ये है, तो यहाँ पीडीएफ नोट्स हैं, यहाँ एक तरीके से आपको क्लास नोट्स हैं। और पांचवा पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें और क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं। कोई रह रहा है क्या कोई पॉइंट? बस इतना ही तो है। डेली इसमें जो क्लास का टाइमिंग बता दिया, हिंदी मीडियम हो गया, पीडीएफ नोट्स और क्लास नोट्स हो गया, डेली आंसर राइटिंग हो गया, 48 घंटे में आपको कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें यानी कि फुल सिलेबस करवाया जाएगा, जो भी टोटल इसका सिलेबस है फुल सिलेबस होगा। और इसमें साथ में आपके डाउट सेशन अगर आप रखना चाहते हो और कोई डाउट पूछना चाहते हो तो डाउट सेशन भी इसमें हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये इस बैच की खासियत है। ओके, इस बैच में हम कोई बहुत लंबा टाइम नहीं खींचेंगे और लगभग मुझे लगता है कि 1.5 महीने में ये बैच बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लूँ, और मुझे लगता है कि संडे को मुझे क्लास लेनी है, क्योंकि मैंने इसका टारगेट मैंने रख दिया है कि हर हालत में 15 से 20 जुलाई के बिटवीन, यानी कि 15 जुलाई तक इस बैच को हम खत्म करवा देंगे। ओके, तो इस बैच में बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे, चाहे एक्स्ट्रा क्लास को लगाना पड़ जाए। तो 15 जुलाई इसकी डेडलाइन है, 15 जुलाई तक ये आईआर का सिलेबस टोटली फिनिश होगा। इसमें बायकायदा आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि आईआर को पढ़ना कैसे है। देखिए, आईआर में दो चीजें हैं। एक तो होता है कि जब हम किसी देश के विषय में या फिर भारत का किसी देश के साथ जो संबंध है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसके इतिहास को हमें पढ़ना होगा। तो चलो, इतिहास को तो उसका आपको पीडीएफ वगैरह दे दिया जाएगा, या उसको जो है कहानी की तरह आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बट ये है कि आपने अधिकतर मोस्टली देखा होगा कि आईआर में जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो करंट अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं। जो आपका 2 साल का जो करंट है वहीं से मोस्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो उस पर हमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा फोकस करके चलना है, क्योंकि मेंस का जो क्वेश्चन मोस्टली बनेगा, तो 2 साल में जो भी हमारी विदेश नीति रही है, दूसरे देशों के साथ जो भी हमारे संबंध रहे हैं, कहीं पर कोई विवाद बना है, तो देन वहीं से लेकर क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आईआर 70% एक तरह का करंट अफेयर्स ही है, ठीक है। 30% इसमें परंपरागत चीजें होती हैं। तो 20 से पीछे के आधार को समझेंगे तभी हम आगे के आधार को समझ पाएंगे, ठीक है। पॉलिटी के लिए डाउट सेशन तो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? यहां तक अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? तो समझ में आ गया कि भाई आईआर का जो महत्व है वो प्रीलिम्स में भी है, आईआर का महत्व जो है मेंस में है, जहां पर आपको जीएस के सेकंड पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे और आईआर 50 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, राइट। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। जैसे 2022 का मैं पेपर देखता हूँ, ये किस कौन सा है, और ये तो, हाँ जी। अब बात ये आती है कि आईआर कहाँ कहाँ पर, यानी कि किस एग्जाम या किस कैटेगरी में आईआर आता है। देखिए, आईआर की भूमिका यूपीएससी के साथ साथ जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं वहां आईआर की भूमिका होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी अन्य स्टेट पीसीएस की, या फिर आप जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईआर हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, राइट। चलिए, खैर।
अब जैसे बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर सिलेबस के विषय में बताइए। देखो, हालांकि इसकी वीडियो मैंने डाल तो रखी है, लेकिन फिर भी जब आप एक बार कह रहे हो तो मैं थोड़ा सा विस्तार से समझा दूं कि जीएस का जो सेकंड पेपर में जो सिलेबस है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, तो इसको अपने तरीके से मैंने डिफाइन किया। वैसे तो इसकी 4 यूनिट है, अगर आप देखोगे आप अपने सिलेबस में, तो इसकी 4 यूनिट दी हैं। यूनिट फर्स्ट, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। ठीक है, बस इतना ही लिखा हुआ है। जब आप यूपीएससी के सिलेबस में आप जाओगे तो भारत व इसके पड़ोसी संबंध। एक दूसरी यूनिट जो दी है इसकी, और दूसरी यूनिट में क्या दिया है, जो सेकंड यूनिट में इसका दिया है कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। जैसे हमारे कोई एग्रीमेंट होते हैं, कोई ट्रीटीज होती हैं, ये उनकी बात कर रहा है कि ठीक है, वो रिश्ते हमारे द्विपक्षीय हो सकते हैं, वो रिश्ते हमारे क्षेत्रीय हो सकते हैं, ठीक है, वो वैश्विक समूह वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर आप देखोगे तो तीसरी यूनिट की बात जो की है इन्होंने, तीसरी यूनिट जो दिया आपके सिलेबस में वो ये दिया है कि भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। ठीक है, तो बस इतना ही लिख दिया है। उसके बाद आप देखोगे तो चौथी जो यूनिट है उसमें लिखा है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच और उनकी संरचना और अधिदेश। बस ये लिखा है। अधिदेश का मतलब है उनकी शक्तियां एक तरीके से। तो बात यहां पर बेटा एक आती है ये कि सिलेबस में तो बस इतना ही लिखा है, लेकिन अब सिलेबस को पढ़ना कैसे है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम यूनिट फर्स्ट में जाते हैं, आप देखोगे कि अगर हम यूनिट फर्स्ट में गए तो इस पहली यूनिट का मतलब क्या है। देखिए, पहली यूनिट में कह रहा है कि भारत व इसके पड़ोसी संबंध। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ये पढ़ना होगा कि भारत की विदेश नीति क्या है। तो ये भारत की जो विदेश नीति है उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, भारत की विदेश नीति का विकास कैसे हुआ कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद हमने किस तरह की विदेश नीति को अपनाया। ठीक है, और क्या क्या हमारे विदेश नीति में बदलाव हुए। भाई 1991 के बाद जब हम एलपीजी का दौर लेके आए, एलपीजी का दौर आया, तो देन उससे पहले की विदेश नीति हमारी क्या थी और उसके बाद की विदेश नीति क्या हुई। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो हमारी विदेश नीति में क्या क्या बदलाव हुआ। तो इसके कुछ फेसेस हैं। तो देन भारत की पहले तो कुछ परंपरागत चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी ताकि आप एक तो विदेश नीति को समझ सकें कि किस तरीके से हमारे विदेश नीति में बदलाव आया। कुछ टर्मिनोलॉजी भी होती है, जैसे जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं तो कुछ सिद्धांत भी आ जाते हैं, तो वो यहीं पर आपको विदेश नीति का जब मैं पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसी में मैं आपको समझा दूंगा। और साथ के साथ अगर बीच में जब टॉपिक आएगा और कोई इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आती है जिसको समझाना जरूरी है तो वो भी वहां पर समझा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अरे भैया, जब आईएएस के लिए आप आईआर की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सिलेबस में देखो। ठीक है, मैं अपनी क्लास में कोई कंटेंट कम नहीं देता, यानी कि कंपैरिजन आप में सीधा सीधा देखो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि बेशक मार्केट में मेरा नाम नहीं है और ना ही मैं कोई अपने आप को ये कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूं, क्योंकि ज्ञान की बेटा अपनी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन मैं इस बात का विश्वास आपको दिला रहा हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको अच्छे से बहुत समझ में आएगा, फुल सिलेबस आपको करवाऊंगा। ठीक है, और आंसर राइटिंग भी इस बैच में होगा। ये भी समझाऊंगा कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ताकि आप आईआर के आंसर को सही ढंग से लिख पाओ। ठीक है, अब यार 599 के बैच में और क्या तुम टीचर की जान लोगे। आप सिलेबस ही खुद देख लो कि सिलेबस ही अपने आप में इतना बड़ा है। ठीक है, छोटा सिलेबस नहीं है। समझे कि नहीं समझे। तो आप देखोगे भारत की विदेश नीति का विकास, फिर भारत की गुटनिरपेक्ष नीति क्या रही, ठीक है, जो हमने शुरुआत में अपनाई। फिर भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, यानी कि सिलेबस में तो नहीं लिखा, लेकिन भारत में इसके पड़ोसी संबंध का मतलब क्या है कि इसमें हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। भारत की विदेश नीति का विकास पढ़ेंगे, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति क्या रही, भारत के पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या संबंध। जैसे पड़ोसी देशों का मतलब क्या है, जैसे पिछली बार 2022 में भारत और श्रीलंका को लेकर मेंस का क्वेश्चन पूछा, तो भारत और श्रीलंका का संबंध, भारत और नेपाल का संबंध, भारत और भूटान का संबंध,
भारत और बांग्लादेश का संबंध, भारत और मालदीव का संबंध, भारत और पाकिस्तान का संबंध, भारत और अफगानिस्तान का संबंध, भारत और चाइना का संबंध, सार्क है, साथ में यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिम्स्टेक है, यहाँ पर हम बिम्स्टेक भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सार्क और बिम्स्टेक का क्वेश्चन आपने देखा होगा 2022 में पूछा गया। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देश जो हैं, जैसे कि भारत और सिंगापुर, भारत म्यांमार संबंध, भारत आसियान, जैसे यहाँ पर बिम्स्टेक दे दिया, भारत वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, ठीक है। फिर इसी में हम पढ़ेंगे भारत और हिंद महासागर, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, भारत और दक्षिण कोरिया, प्रशांत महासागर के द्वीपीय राष्ट्र। तो भाई तुम खुद देखो यार, ये कम थोड़ी है। यानी कि पहली यूनिट अपने आप में कोई छोटी यूनिट नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि तुम भारत के सभी पड़ोसी देशों के विषय में पढ़ लोगे, इनका अपना इतिहास भी तो होगा, कहानी के रूप में इनके इतिहास को बताना होगा कि भारत का और श्रीलंका का क्या इतिहास रहा, ठीक है। अब नरेंद्र कह रहे हैं सर कोर्स फी कम हो सकती है। भैया बैच को फ्री में ले लो। बैच को एक काम करो आप, बैच को बेटा नरेंद्र फ्री में ले लो, और क्या कह सकता हूँ यार। मार्केट में जब आपकी कॉपी चेक होती है, आप कभी क्या, जैसे कोई कॉपी आप अपनी चेक करवाना, मैं अपनी पॉलिटी में लगभग, आप ये मान के चलोगे कि मैंने कम से कम 80-90 क्वेश्चन बच्चों को दे दिए हूँ, यानी कि 80-90 कॉपी, यानी क्वेश्चनों की कॉपी मैंने चेक कर दी है बच्चों की, आप लगभग 100 मान लीजिए, ठीक है। मार्केट में जब 20 क्वेश्चनों की कॉपी जब चेक होती है, तो उस 20 क्वेश्चनों की कॉपी को चेक करने के लिए मार्केट में 1,000 रुपए लगते हैं। तो इसका मतलब मैंने अगर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग बच्चों को 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो 5,000 का तो खर्चा वही सीधा हो गया, ठीक है। तो यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है आपको, मैं अब क्या बोलूं इस पे, आप समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, आने वाले भविष्य के आप आईएएस अधिकारी हो, तो इस तरह की बातें आप लोगों को शोभा नहीं देती है। यार 599 में भी मैं और क्या कम कर लूं, ये बताओ। चलिए, उसके बाद अगर हम देखें, अब जैसे हम सेकंड यूनिट जब हम पढ़ेंगे, तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसमें आज के बैच में करवाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे आंसर लिखा जाता है। तो पहले थोड़ा सा मैं एक बार आपके दिमाग में डाल दूं कि सिलेबस में क्या क्या है। ये आपको जो है सिलेबस आपको मिल भी जाएगा आपके बैच में ही, और जहाँ डाउनलोड वाला होगा, जहाँ नोट्स वाला पोर्शन होगा वहां पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो एग्रीमेंट्स हैं वो, जैसे अब इसमें भारत में मध्य एशिया को पढ़ लेंगे हम, भारत के उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के साथ संबंध। आपका एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन है। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है। इसके अलावा भारत और हिंद महासागर है, भारत तथा पश्चिम एशिया है, भारत के सऊदी अरब, संयुक्त अरब, ठीक है, अमीरात, ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ संबंध, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका, I2U वाला आया था और U2 वाला आया था, पिछली बार 2022 में यहीं से क्वेश्चन बना था। खाड़ी सहयोग परिषद है, भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी है, ठीक है, भारत और यूरोप है जिसमें भारत और यूरोपीय संघ हो गया। इसके अलावा भारत का यूके के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ संबंध हो गया, आपका ब्रेक्जिट हो गया। फिर जैसे नाभिकीय नीति को लेकर, परमाणु अप्रसार संधि को लेकर, आतंकवाद को लेकर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सुरक्षा में नाभिकीय नीति हो गया, परमाणु अप्रसार संधि हो गया, आतंकवाद हो गया। ग्लोबल कॉमन्स में जैसे ओपन सी है, खुला समुद्र है, वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, वाय अंतरिक्ष है, इनसे संबंधित क्वेश्चन, मानवाधिकार को लेकर, शरणार्थी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
इसके अलावा सीरिया, यमन मुद्दे, इस तरह के कॉन्फ्लिक्शन भी हैं। तो सेकंड यूनिट भी अपने आप में बहुत बड़ी है। फिर यूनिट थर्ड में देखें तो भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव, जैसे भारत और रूस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और लैटिन अमेरिका, भारत और अफ्रीका, ये वाले पॉइंट हो गए। प्रवासी भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और भारत की विदेश नीति में शामिल भी है। ठीक है। तो भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव हुए हैं, तो उसका एक सेक्शन ये भी है कि भारत की सरकार प्रवासी भारतीयों पर काफी अच्छा फोकस भी करती है, क्योंकि ये बेटा ऐसे ही नहीं है, इनका योगदान हमारे इकोनॉमिक में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इनके लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए भारत सरकार का काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जैसे चौथा यूनिट है महत्वपूर्ण आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना, जैसे महासभा, जैसे हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ में महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद है। इसके अलावा भारत और यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, एडीबी है, ब्रिक्स है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ओपेक है, इस्लामिक सहयोग संगठन है, G7, G20, G77। इसके अलावा जो नई संस्थाएं बन रही हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो आप लगाइए कि सिलेबस में कहीं भी कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ा गया है, ये एक एक करके आपके सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। ठीक है। ये आपको बैच में जहां पर नोट्स का ऑप्शन दिखाई देता है वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके। इसमें हम साथ के साथ कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उसकी पीडीएफ आपको दी जाए। ठीक है। ताकि जो है सिलेबस हम थोड़ा तेजी के साथ करवा सकें और सिलेबस भी आपका पूरा हो जाए। पॉलिटी का बैच बेटा आ जाएगा, पॉलिटी का बैच आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। वो एक अगले महीने आ सकता है, नेक्स्ट मंथ। ठीक है। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे यूपीएससी में मैं आपको बताऊं कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, आप फर्स्ट यूनिट में देखोगे तो जैसे ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था पहली यूनिट से कि भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका का विवेचन कीजिए। ये 150 शब्द का क्वेश्चन पूछा गया था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है और पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की जो भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखो पुराना मित्र तो है क्योंकि भारत की विदेश नीति में शामिल है कि भारत अपने पड़ोसी देशों पर फोकस करता है। ठीक है। और फोकस करना भैया जरूरी है, क्यों नहीं है जरूरी? भाई जब आप किसी गांव में या शहर में या कहीं मोहल्ले में रहते हो और आपका बगल का जो है परिवार है और उसके साथ अगर कोई दिक्कत होने लगे तो आपको तो सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर हम राजनीति के तौर पे देखें तो सहयोग हमें इसलिए भी करना चाहिए कि ये लोग जब हमारे साथ कोई विपत्ति आती है तो ये लोग सहयोग भी करते हैं। अब पूरा जो वर्ल्ड है वो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। भारत, क्योंकि कहने का मतलब है कि पड़ोसी देशों पे अगर फोकस नहीं करेगा तो भारत की जो सामरिक स्थिति है वो खराब हो सकती है, वो बिगड़ सकती है। तो देन इसलिए भारत की विदेश नीति में शामिल है कि वो पड़ोसी देशों पे फोकस करके चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात ये थी कि ये जो क्वेश्चन क्यों पूछा गया पिछली साल 2022 में, क्योंकि चाइना काफी पैसा श्रीलंका को दे चुका था और उसका ब्याज प्रॉपर वे में जो है श्रीलंका नहीं दे पाया और बहुत बड़ा मोटा पैसा श्रीलंका के ऊपर हो गया। तो चाइना इस तरह की नीति अपना रहा है कि वो छोटे छोटे देशों को पकड़ रहा है और देन उनको जो है पैसा देता है और वो पैसा नहीं चुका पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस देश की इकोनॉमी की खराब हो जाती है, तो आर्थिक संकट तो पैदा हुआ और आपने देखा कि भुखमरी स्थिति जैसी श्रीलंका में आ गई थी। तो कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखेंगे? जैसे श्रीलंका तथा भारत के संबंध में हम हल्का सा एक परिचय देंगे, फिर ये जो श्रीलंका में गृह युद्ध वाली स्थिति बनी और वर्तमान संकट का उल्लेख करेंगे और फिर भारत के लिए श्रीलंका का महत्व बताते हुए संकट के समय भारत को जी रहा है, यानी कि भारत श्री संकट के समय श्रीलंका को क्या क्या मदद की उसके विषय में, और फिर एक हम निष्कर्ष दे देंगे। जैसे पॉइंट इंपोर्टेंट क्या है, हमें क्या समझना है? देखो लिखने के लिए तो आप बड़े आराम से लिख लोगे, भूमिका भी बड़े आराम से। मैं हमेशा एक भूमिका के विषय में एक बात कहता हूं कि भूमिका हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि जिसमें आपका पूरा का पूरा आंसर एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप अपने आंसर में क्या देने वाले हैं। ठीक है।
तो भूमिका लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं, ये तभी समझ में आता है जब आप आंसर राइटिंग करते हो। और अगर आपने लगभग 20 से 25 आंसर राइटिंग कर लिया है तो भूमिका अपने आप में समझ में आने लगती है कि हमें भूमिका में लिखना क्या है। वैसे मैं उन नए बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया, तो वो इस तरीके से लिखें कि जैसे आप आंसर का सार बताने वाले हैं। जैसे संविधान है, तो संविधान में प्रस्तावना क्या है, वो हमारे संविधान का सार है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि शुरुआत में तो ऐसे ही लिखें, फिर बाद में जब आपको अनुभव हो जाता है तो भूमिका अपने तरीके से, आपको जैसा लगे कि इस तरीके से इफेक्टिव हो सकती है उस तरीके से आप लिख सकती हो। बात यहाँ पर आती है भारत श्रीलंका के संबंध में, अगर हम देखें तो थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है भाई, ऐतिहासिक संबंध तो हमारा चाइना के इसके साथ रहे हैं। श्रीलंका भारत के लिए चीन का प्रति संतुलित करने, हिंद महासागर में सुरक्षा और व्यापार समर्था और भू सामरिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखता है। तो कहने का मतलब है कि श्रीलंका पर भारत का फोकस क्यों है, ताकि हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा चीन को जो है संतुलित करने के लिए भी बहुत जरूरी है। फिर भू सामरिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ये महत्व रखता है, क्योंकि तमिल वहां पर भी है। भारत द्वारा श्रीलंका को सदैव से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रवास संबंधी विषयों पर तरहीज दी गई है। और 2009 में तमिल युद्ध में श्रीलंका में तमिल में भारत सरकार द्वारा शांति के लिए भेजी गई 2009 में लिट्टे की जो समाप्ति कर दी गई। खैर, कुल मिलाकर कहने का मतलब है अब आधुनिक समय में श्रीलंका की जो संप्रभुता है वो चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, और भारत से कटुता रखने वाली सरकार था, तमिल मुद्दा इत्यादि ऐसे पक्ष रहे जिनके कारण संबंधों में गतिरोध भारत के साथ हुआ है। खैर, कुल मिलाकर श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण क्या रहे, तो आर्थिक संकट के कारण क्योंकि वहां का जो पर्यटन है वो खत्म हो गया कोविड-19 के बाद। दूसरी बात, उसने चाइना से काफी ज्यादा पैसा ले लिया। तो एक तो महामारी के कारण व्यापार घटा, पर्यटन आगमन घट गया वहां का, राजस्व में गिरावट आया, और वहां जैविक खेती की ओर कदम, क्योंकि वहां की सरकार ने एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वहां की सरकार थी उसने एक ऐसा डिसीजन लिया कि जैविक खेती पे जोर दिया, जिसकी वजह से वहां पर खाद्यान्न का उत्पादन संकट पैदा हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप जैविक खेती करते हो तो चलो अच्छा तो है, ठीक है, लेकिन जैविक खेती में उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहां खाद्यान्न संकट पैदा हुआ। और वहां की सरकार चाइना से इतना पैसा ले चुकी थी और चाइना ने अब पैसा देने से उसको मना कर दिया, तो जिससे खाद्यान्न संकट और पैदा हो गया वहां पर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ वहां पर, भूख से मृत्यु, खाद्य मुद्रास्फीति, पर्यटन पर विपरीत प्रभाव, राजनीतिक शून्यता जैसे प्रभाव परिलक्षित हो गए। खैर, कुल मिलाकर कहने का मतलब है, मेरा यहाँ कोई उद्देश्य आपको आंसर को रटवाना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको समझाया जाएगा, ठीक है, और आपको लिखवाया जाएगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगी कि हमें किस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 2 साल का जो करंट अफेयर्स है वही अपने आप में एक तरीके से आईआर है, क्योंकि 70% पोर्शन तो वही है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। जैसे रसिया के साथ हमारे संबंध है, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, देखिए कैसे स्थितियां चेंज होती हैं। अमेरिका ने कहा भारत से कि आप ईरान के साथ जो है जो तेल का आयात करते हो वो बंद कर दो। भारत ने बात मान ली कि ठीक है जी, हम कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि इधर जो है रसिया का जो अटैक है जो है यूक्रेन पे होता है, तो भाई साहब हमारे जो अंकल बॉस हैं वो नाराज हो जाते हैं अमेरिका, और भारत पर दबाव बनाते हैं कि भाई आप एक काम करो, रसिया के साथ अपने संबंधों को तोड़ लो। भारत ने कहा, अंकल बॉस नहीं, हमने आपकी ईरान की बात मान ली थी, लेकिन हम रसिया के साथ आपकी बात नहीं मानेंगे। यार, हमारा भी तो अपना कोई वजूद है। तुम तो कहोगे इसके साथ संबंध खत्म कर लो, तुम कहोगे उसके साथ, तो हम ऐसे ही खत्म करते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि कहने का मतलब है कि आज की डेट में भारत जो है दब के काम नहीं करता है। ठीक है, दब के काम नहीं करता है। तो ये एक हमने देखा कि विदेश नीति में एक बहुत बड़ा अंतर, यहाँ पर भारत की विदेश नीति में अंतर आया है। यानी कि भारत ये देखने का प्रयास करता है कि भाई हमें किसके साथ फायदा और किसके साथ नुकसान है। मतलब जैसे एक राजनीति आपके घर परिवार में चलती है कि भाई मैं किसी से दोस्ती करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अगर मैं किसी से दुश्मनी करूंगा तो मुझे आने वाले भविष्य में इससे क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान नहीं होगा।
वही नीति आज की डेट में भारत अपनाता है। ईरान से लगा भाई ठीक है, हम इससे जो है हम तो तेल नहीं खरीद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भैया रसिया के साथ हम अपने संबंध ऐसे खत्म नहीं करेंगे, और सीधा दो टूक जवाब दिया अमेरिका को। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जब आप चीजों को थोड़ा थोड़ा समझना, देखो कुछ क्लासें, जब आपकी 5-6 क्लासें होंगी तो आपको चीजों में हल्का हल्का समझना शुरू हो जाओगे कि भाई भारत किस सिद्धांत पे काम करता है, भारत की विदेश नीति कैसे चेंज हो रही है। फिर एक जब कुछ क्लासें हो जाएंगी ना, तो आप अपने आप ही जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि भारत के कुछ अपने विदेश नीति को लेकर अपने खुद के उद्देश्य हैं, और उन उद्देश्य या कुछ सिद्धांत हैं जिनके दायरे में वो अपना काम करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भारत की विदेश नीति जो 1950 में थी वो आज भी है, विदेश नीति में बहुत बड़े बदलाव भी हुए हैं, ठीक है। बस आपको आईआर में सिर्फ इतना करना है, ठीक है, कि भाई जो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय नॉलेज है उस पर एक थोड़ी सी पैनी नजर रखनी है, क्योंकि आएगा तो क्वेश्चन आपका जो 2 साल का करंट अफेयर्स है आएगा उसी में से। अगर आप सोचो कि हाँ भाई सर जो है 1960 का कोई एग्रीमेंट हुआ, वहां से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो आईआर में भैया वहां से क्वेश्चन नहीं आने आएगा। हाँ, थोड़ा सा इतिहास है वो मैं आपको करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, न्यूज़पेपर देखो, उसमें आप न्यूज़पेपर को लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे तो बहुत लंबा बैच नहीं चलेगा, लेकिन बट इसमें आप कोई मैगजीन वगैरह ले सकते हो, ठीक है, जिसमें या पूरा 1 साल का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो वो आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो कि किस देश के साथ भारत की क्या नीति रही, कौन सा एग्रीमेंट हमने किया, कौन कौन सी नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी। तो वो काफी काम देगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 साल का ही जैसे आप 2024 में पेपर दोगे या मान लो कोई 2023 में दे रहा है, तो आपको 2022 और 2023 के जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो नई अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था बनी है, या फिर कोई हमारे द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय या कोई क्षेत्रीय संबंध हमारे बड़े हैं, या हमारा कुछ कोई राजनीतिक संकट कहीं किसी देश में पैदा हुआ है या कोई युद्ध हुआ है, उन चीजों पर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है, समझे। देखो न्यूज़पेपर में तो मैं आपको बताऊं कुछ पढ़ने के, न्यूज़पेपर में तो हमेशा मैंने आप लोगों से एक बात कही है, ये न्यूज़पेपर आपको जो है, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, जैसे मान लो कुछ बच्चे 2024 का एग्जामिनेशन देंगे, तो न्यूज़पेपर आप जो है न्यूज़पेपर में अगर आपको पढ़ना है तो एडुटेल पेज पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कभी भी मुझे लगता है कि 45 मिनट से ज्यादा न्यूज़पेपर को आपको टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है। एडुटेल पेज को पहली प्राथमिकता दो, उसके बाद कोई प्राथमिकता किसी पेज को, पहला पेज आपने देख लिया क्या हो रहा क्या नहीं है, ठीक है, 45 मिनट पढ़ो, इससे ज्यादा नहीं। और ये नहीं कोई पीएचडी करने की न्यूज़पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि आप 4-4 5-5 पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि भैया आपको वहां पर कोई पीएचडी नहीं करना, हमें तो ये देखना है कि भाई हमारी मतलब की चीजें क्या है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हम किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ सकते हो जो एडोटिल पेज वगैरह करवाते हैं, वो आप रेगुलर वे में देख सकते हो। और जब एग्जामिनेशन पास में हो तो उसके हिसाब से हमें रणनीति बना के पढ़ना चाहिए। जैसे आप 2024 का अगर पेपर दोगे तो वहां पर फिर हमें दिसंबर से जो करंट अफेयर्स होता है उस पर फोकस कर देना चाहिए। और मेंस के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो हमें करीबन 2 साल की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उन पे हमें फोकस करके चलना है, ये है, ठीक है। हाँ, जैसे देखो हर चीज के पीछे एक कारण होता है बेटा, ये धीरे धीरे आपको जब मैं बैच में बताऊंगा समझ में आएगा कि हम गणतंत्र दिवस पे किसी अतिथि को बुलाते हैं, या चाइना का राष्ट्रपति या जापान का जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है, तो इनके पीछे रीजन होते हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आने जाने से भी संवाद बढ़ता है। भाई आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी साहब जब पहली बार 2014 से 2019 में भारत के प्रधानमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने लगभग आधे से ज्यादा समय बाहर ही बिताया, ठीक है। वो अधिकतर हर महीने में 2 या 3 देशों के दौरे पे रहते थे, इससे कहीं ना कहीं उन्होंने विदेश नीति को मजबूत किया है। यानी कि कहने का मतलब है बीजेपी सरकार का ये बहुत अच्छा काम है। बेशक आर्थिक मामलों में बीजेपी सरकार पिछड़ गई हो, ठीक है, लेकिन विदेश नीति के मामले में देखें तो हमने अपनी पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। और ये इस सरकार की एक बहुत अच्छी जो है खास उपलब्धि रही है इस मामले में,
कि अब देश हमें जो है एक तरीके से समानता का अधिकार, यानी कि अन्य देश हमें समानता के रूप में देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये नहीं कि जो कोई भी देश हमसे कुछ भी कह के चला जाएगा, ठीक है। आज हम इस मामले में सक्षम है कि भारत देश को हर देश अपने आप में तवज्जो देता है, उसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो खैर वो चीजें हम डिस्कशन करेंगे। कुल मिलाकर मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूं, ये पीडीएफ वगैरह मैं आपको दे दूंगा इसकी। जैसे एक क्वेश्चन है इसी यूनिट से आया, जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा था ये, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच समानताएं और असमानताएं हैं। इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए? आपने देखा होगा कि यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक है, सार्क भी टॉपिक है, बिम्स्टेक भी टॉपिक है, और यहाँ से पिछली बार 2022 में यूनिट फर्स्ट से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो इसमें पूछा है कि भाई जो हमारा जो सार्क है, हमारा जो बिम्स्टेक है, वो एक तरीके से एक समानांतर संगठन है। इन दोनों देशों के बीच में क्या समानताएं हैं, संस्थाओं के बीच में क्या है समानताएं हैं, क्या बिम्स्टेक के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य को कैसे प्राप्त हुए हैं, वगैरह वगैरह ऐसे पूछ लिया है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे यूनिट सेकंड को लेकर देखें, तो यूनिट सेकंड से जैसे मैंने बताया कि I2U2, यानी कि आई का मतलब इंडिया, आई का मतलब इजराइल, तो इसलिए इसको I2 बोल दिया। फिर संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यू, ये यू है और ये यू है, ठीक है, यूएसए, तो इसको क्या बोला है, U2 बोल दिया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, I2U2। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा कि समूह वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा, तो उसके महत्व की जानकारी पूछी। सेकंड यूनिट से क्वेश्चन पूछा ये, तो ये नई संस्था बनाई गई। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपको, जैसे मैंने पर्यावरण की बात करी, मानव अधिकार की बात की, मैंने आतंकवाद की बात की, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है, भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये शायद 2022 में आया था, 250 शब्द का क्वेश्चन था, 15 अंक का, और ये कौन सी यूनिट से है, सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन पूछा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके बाद जैसे यूनिट आपकी थर्ड है, यूनिट थर्ड से कैसा क्वेश्चन आया है कि अमेरिका व यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को, जैसे मैंने कहा कि जो प्रवासी भारतीय हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इस टाइम काफी फोकस करता है उन पे, क्योंकि ये जो भारतीय प्रवासी हैं, ये भारतीय इकोनॉमी की में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। तो भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है, उदाहरण सहित समझाइए। इसके अलावा अगर हम चौथी यूनिट से क्वेश्चन देखें, तो यदि व्यापार युद्ध के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संघ, जिसमें मैंने संस्थाएं बताई, WTO को जिंदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए बताइए। तो मेरा कहने का या बताने का मतलब यहाँ पर बेटा ये है कि ऐसा नहीं है कि इनके आंसर आप नहीं लिख सकते। आप अभी क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है। लेकिन जब आपके पास कंटेंट आ जाएगा तो बड़े आराम से आप इन क्वेश्चनों के आंसर लिख सकते हो। जैसे मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया कि भाई आप आंसर क्यों नहीं लिख पाते हो, क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है। क्योंकि देखिए मेंस हमेशा हमेशा ध्यान रखना, वो डायमेंशंस का खेल होता है। बस मेंस में आपको डायमेंशंस ध्यान रखनी होती है, जितने भी डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं उन डिफरेंट डायमेंशंस को आपको लिखना होता है। जबकि प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स में जो है नॉलेज को, यानी कि उसकी नॉलेज की डेप्थ को देखा जाता है। तो मेन चीज यह है कि नॉलेज की जो डेप्थनेस है वो तो प्रीलिम्स में देखी जाती है, मेंस में डायमेंशंस को देखा जाता है, और इंटरव्यू में आपकी डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है। बस यही है आपका यूपीएससी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपको यहाँ आईआर को पढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, कल से मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, भारत की विदेश नीति। तो हमारा जैसे टॉपिक है, जैसे आपने देखा कि अगर हमारा पहला टॉपिक क्या है, यूनिट फर्स्ट है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो जैसे यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति के सारे चरण देखेंगे कि 1950 से लेकर अब तक किस किस फेज में क्या क्या हुआ है, ताकि
आज की वर्तमान नीति को आप समझ सको कि आज वर्तमान में भारत की विदेश नीति है क्या, कौन कौन से पॉइंटों पर भारत की विदेश नीति फोकस करती है। ठीक है। खैर, अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वैसे बोर्ड तो सही हो गया यार, कैमरा, बस अब कैमरे में एक दिक्कत आ रही है, साइड से जगह खाली हो रही है। ओके, ये प्रॉब्लम है, सेट करना होगा, इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है ना। चलिए खैर, देखो आज मैं बहुत लंबी क्लास आपके नहीं ले रहा, क्योंकि आज मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं भी थी। एक बार तो सोच रहा था कि भाई, लेकिन आज पहला दिन था तो क्लास का लेना भी बहुत जरूरी था। ठीक है। कल को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हमारी 2 घंटे की क्लास होगी, और मैंने पहला टॉपिक बता दिया है कि यूनिट फर्स्ट ही हम स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले भारत की विदेश नीति के विषय में समझेंगे। और भारत की विदेश नीति का हम एक पीछे का रिकॉर्ड भी देखेंगे कि भारत की विदेश नीति किस टाइप की रही, और उसकी विदेश नीति में क्या क्या परिवर्तन आए, और आज भारत विदेश नीति के रूप में कौन कौन से पॉइंटों पर फोकस करता है, उसकी प्राथमिकता में क्या क्या है। ठीक है। और आपको ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसी तरीके से पढ़ना है, व्यवहारिक तरीके से, जैसे हम घर परिवार में या फिर हमारे जो गांव में या शहरों में जो राजनीति चलती है, उसी से जोड़ के आप इसको पढ़ना, बड़े आसानी के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हितों के विषय में सोचता है। तो भारत जब किसी के साथ कोई संधि करता है, या भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शामिल होता है, या भारत किसी देश की बात मानता है, किसी देश की बात नहीं मानता है, ठीक है, तो उसके पीछे उसके कारण है कि भाई उसको उससे फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है। सर आप इसमें प्री के क्वेश्चन भी दे देंगे, चलो कोशिश करूंगा, प्री के क्वेश्चन में डाल दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते। वैसे तो प्री के क्वेश्चन खास कर क्या है भाई, करंट आधारित होंगे, या फिर एनजी आप जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। राइट। और देखो, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, उसके डाउट क्लास भी रख लेना। तो मैं रख लूंगा बीच में, 2-3 बीच बीच में डाउट क्लास रख लूंगा, 2-3 डाउट क्लास दे दूंगा अगर आपके कोई डाउट सेशन रहेंगे। ठीक है। इसकी बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर टुडे साइंस एंड टेक का क्लास नहीं हुआ। अच्छा, तो साइंस टेक का क्लास नहीं हुआ। ओके, चलिए खैर कोई बात नहीं। खैर कुल मिलाकर ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ओके, स्टूडेंट फाइल के रूप में, और ये नोट्स में आप देख लीजिएगा। और कल से हम पहला टॉपिक इसका शुरू कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति। और इसी तरीके से हम, जैसे हमने इसको सेट किया है कि पहले भारत की विदेश नीति का विकास, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, और एक एक करके हम करते चले जाएंगे। हालांकि सिलेबस कम नहीं है, लेकिन पूरा कोशिश करेंगे कि लगभग 15 जुलाई तक आपका ये सिलेबस खत्म हो जाए। ओके। अच्छा, महेश कह रहे हैं सर आंसर राइटिंग का बैच जल्दी लेके आए, तो बिल्कुल जल्दी लेके आएंगे, परेशान मत हुइए। ओके। साहिस्ता कह रही है सर हमारे बैच में आईआर की क्लास नहीं चल रही, तो चलो मैं कल से लगवा दूंगा, उसमें सभी बैचों में लगवा दूंगा जितने भी बैच हैं। ठीक है। और आपके दोस्त हैं, साथी हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, बेटा आप लोगों से सबसे एक अनुरोध है, अपने दोस्तों से कह दीजिए कि भाई आईआर स्टार्ट हो रहा है, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग भी उसमें होगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास होगा। तो इवन जो भी आपके दोस्त इंटरेस्टेड हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मात्र 599 रुपए इसकी फीस है, तो वो ले सकता है। क्योंकि इसमें ये मत सोचना कि हाँ 1 महीने बाद लेना हो रहा, 2 महीने बाद लेना हो रहा है। लेकिन इसमें एक और खास है कि 12 महीने की वैलिडिटी दी हुई है, कि जो इस बैच को लेगा तो ये आईआर का बैच उसको वैलिडिटी 12 महीने की मिल जाएगी। ओके। चलिए खैर, चलिए खैर आज की क्लास खत्म करते हैं हम। मैंने सिलेबस बता दिया, थोड़ी बहुत आपसे लोगों से डिस्कशन किया, बैच के विषय में बताया। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, और धमाकेदार क्लास होनी है।
और अगर पढ़ना चाहो तो भारत की विदेश नीति पढ़ के आइएगा, ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। और अश्विनी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यस सर प्लीज आंसर राइटिंग के बैच लेकर आओ 2024 में। ओके ठीक है। यूपीएससी बैच की 7 की वैलिडिटी कब तक है ये आप देख लेना, आपके उस पे बैच पे होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो मेरे से। और डाउट है? बाय सर। ओके। मधु थैंक यू सर। अश्विनी ओके। बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुक मत लेना, तो जरूर बुक से समझ में भी नहीं आया। देखो आईआर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम बुक से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो ये टीचर पे डिपेंड करता है। देखो पॉलिटी तो एक बार आप बुक से पढ़ लेते हो, लेकिन आईआर बुक से कभी समझ में ही नहीं आता, क्योंकि इतना बड़ा चौड़ा है आईआर। तुम उसमें देखोगे ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। मेन चीज तो आईआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि पढ़ना क्या है ये समझ में नहीं आता है। ठीक है। आप मार्केट में मोटी मोटी बुक मिल जाएंगी, हजार हजार पेजों की, आप खरीद लो। मुझे लगता है 600 700 या 400 500 की बुक होंगी, लेकिन बट उसमें पहली बात तो पूरा सिलेबस नहीं होगा, और दूसरी बात ये समझ में नहीं आएगा कि भैया हमें पढ़ना कहाँ से है। अब कर लो कैसे करोगे तुम आईआर को तैयार। तो ये टीचर पे ही डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने सिलेबस आपको डिफाइन कर दिया, एक मैंने बता दिया भाई यूपीएससी ने तो बस ओनली 4 यूनिट दी है, उसमें क्या क्या पढ़ना कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने उसमें डिफाइन कर दिया आपको कि हमें पहली यूनिट में ये पढ़ना है, दूसरी यूनिट में ये पढ़ना, तीसरी यूनिट में ये पढ़ना, फोर्थ यूनिट में ये पढ़ना, और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पूरा सिलेबस आपका कवर। ठीक है। देखो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो वो तो पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से आपका बेसिक्स और अच्छा होगा, एनसीईआरटी तो पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइमिंग है। ओके। चलिए। अब देखो बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर यूपीएससी का फाउंडेशन बैच कब से आएगा, तो देखो फाउंडेशन बैच मैं आपको बता दूं, इस महीने क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी का फाउंडेशन बैच कब आना है। ठीक है। चलिए ओके बेटा, नमस्कार, जय हिंद, कल मिलते हैं शाम को 6 बजे।